प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा के तीसरे अध्याय का टॉपिक नंबर 3.4 के बारे में जानेंगे। वैसे 3.4 का टॉपिक है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। और आपको पता है कि किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि होती है, एक ग्राफ बनाकर हम हल कर सकते हैं, दूसरा बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। अब बीजगणितीय विधि में भी कुल मिला के 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम विलोपन विधि के बारे में बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हम वज्र गुणन विधि को समझेंगे। विलोपन विधि को हम स्टार्ट करें उसके लिए हमें एक रैखिक समीकरण युग्म की आवश्यकता है। तो हम एक बहुत ही आसान समीकरण लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये समीकरण 1 हो गया और दूसरा भी इसी के साथ लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 6 होना चाहिए। ये दूसरा समीकरण। आपको विलोपन विधि में एक शब्द छोटा सा दिख रहा होगा, यदि विलोपन से आप n हटा दो, न हटा दो, तो आपको शब्द दिख रहा है विलोप। और विलोप माने होता है गायब होना, कुल मिला के विलोप हो जाना, गायब हो जाना। तो यहाँ पे इन दोनों समीकरण में दो चर हैं, एक x है और दूसरा y है। तो इन दोनों समीकरण को हम कुछ ऐसा करें कि कोई एक चर गायब हो जाए, कोई भी एक चर गायब हो जाए, या तो x गायब हो जाए या तो y गायब हो जाए तीसरे समीकरण के लिए। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, या तो दोनों समीकरण को प्लस करेंगे या तो एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस करेंगे। इस दो क्रिया से एक चर गायब होना चाहिए। तो इन दोनों समीकरण को यदि आप देखो तो हम सिंपल इन दोनों समीकरण को क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। प्लस करने पे ये x और x 2x हो जाएगा और ये प्लस y और माइनस y जोड़ेंगे तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू में 14 और 6 20, 2x इक्वल टू 20 आ गया। अब आपने जैसे ही एक चर को विलोप कर दिया तब तो आपको सिर्फ एक ही चर मिला है, जैसे कि हमें 2x इक्वल टू 20 मिला है और x इक्वल टू 10। कितनी आसानी से हमने x का मान देखो प्राप्त कर लिया। अब इसी x के मान को उठा के चाहे हम इसमें रख दें चाहे इसमें, y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। हम एक और समीकरण लेके सॉल्व करते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन बच रही है वो भी समाप्त हो जाए। हम समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये पहला समीकरण हो गया और साथ ही दूसरा भी लिख लें तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। दो समीकरण हो गए। अब इन दोनों समीकरण को देख के आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों समीकरण को यदि हम प्लस करेंगे तब एक चर का विलोप होगा या माइनस करेंगे तब एक चर का विलोप होगा। कुल मिला के हमारा लक्ष्य क्या है, कोई भी एक चर विलोप होना चाहिए, गायब होना चाहिए। इस लक्ष्य को याद रखो विलोपन विधि में। हम देखो प्लस करके देखते हैं, प्लस किया तो x 2x और 10 और 15 25y, 2x प्लस 25y, कोई भी चर विलोप नहीं हुआ फिलहाल। और हमारा लक्ष्य क्या है कि कोई भी एक चर विलोप होना चाहिए, चाहे x हो जाए चाहे y, जरूरी नहीं कि x ही हो। हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करेंगे, तो 2 को माइनस कर रहे हैं इसीलिए 2 के सभी चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। अब माइनस करके देखते हैं, देखो जैसे हमने माइनस किया x और x कट गया, यानी कि एक चर तो हमारा विलोप हो गया। अब इधर करते हैं 10 और माइनस 15 माइनस 5y इक्वल टू इधर माइनस 50 बचेगा। y इक्वल टू क्या मान आ गया 10। देखो कितनी जल्दी हमने y का मान प्राप्त कर लिया। यही होती है विलोपन विधि की ताकत। आप बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी आप किसी समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हो। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, अच्छा ये दोनों ही चाहे 2 में रख दो, आपको x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। वहीं पे यदि आप इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते तो आपको थोड़ा बहुत लंबा होता या फिर सॉल्व तो हो जाता लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए विलोपन विधि का भी आविष्कार किया गया। अभी भी आपको यदि कोई डाउट होगी तो हम एक और समीकरण लेके आपको बता देते हैं, जैसे कि 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। थोड़ा सा हार्ड समीकरण ले रहे हैं। इधर है 7x माइनस 3y इक्वल टू ये भी 2000। ये पहला समीकरण हुआ और ये दूसरा समीकरण हुआ। अब इन दोनों समीकरण को देख के हमें ये लग रहा है कि चाहे हम इन दोनों समीकरण को प्लस करें चाहे माइनस करें, किसी एक का तो विलोप हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखने से देखो प्लस करते हैं तो 9 और 7 ये भी प्लस होगा, 4 3 7 ये भी प्लस होगा, यानी कि 9 7 16x और माइनस 7y। प्लस करने पे नहीं घटा और घटाएंगे तो -2 इधर बच जाएगा और सिंगल y इधर बचेगा, यानी कि ना ही हम प्लस करने पे विलोप कर पा रहे हैं ना ही माइनस करने पे विलोप कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, देखो
आपको जोड़ने या घटाने से पहले एक चीज और चेक करना है, वो हम इसमें बता रहे हैं कि किसी भी एक चर का जो गुणांक होता है ना वो समान करना है, बराबर करना है। आपने पिछले वाले समीकरणों में देखा होगा कि जैसे कि x प्लस 10y इक्वल टू 105, उस वाले समीकरण को याद दिला दे, और x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो इसमें आपने x को विलोप किया था घटा के, और x को देखो तो दोनों का गुणांक एक है, इधर भी x का गुणांक एक है, उधर भी x का गुणांक एक है, यानी कि दोनों का गुणांक बराबर है। तो हमें घटाने या जोड़ने से पहले हमें इन दोनों किसी भी एक चर का गुणांक बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे x का गुणांक 9 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे y का गुणांक 4 है और यहाँ पे y का गुणांक 3 है। जब तक किसी भी एक चर का गुणांक बराबर नहीं होगा तब तक आप विलोपन विधि लगा ही नहीं सकते। इसीलिए हमें सर्वप्रथम पहले किसी भी एक चर का गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो आप बताओ कि इसमें हम किस चर का गुणांक का बराबर करें, चाहे x के गुणांकों को बराबर कर दे चाहे y के। तो x को तो छोड़ो, हम y के गुणांकों को बराबर कर रहे हैं, यानी कि इस समीकरण में भी y का गुणांक और इसमें भी, दोनों में y का गुणांक बराबर होगा। तो इसके लिए समीकरण 1 में आप 3 का गुणा कर दो और समीकरण 2 में आप 4 का गुणा कर दो। अब आप बोलोगे कि आपको 3 और 4 ये पता कैसे चला कि हमें किसका गुणा करना है। तो आप देखो इधर क्या है, 4 है और इधर 3 है, ठीक है। तो अगर इस 4 में अगर आप 3 का गुणा कर दोगे तो ये 12y होगा, और इधर 3 है ना, ऊपर वाला 12y तो आपने कर लिया, अब नीचे क्या है 3 है, इसे भी अब हमें 12 करना है। तो अब इस 3 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। सिंपल, देखो कुछ इस तरीके से सॉल्व करके आपको थोड़ा सा दिखा दें। देखो हमने क्या बताया था कि समीकरण 1 में आप 3 का गुणा कर दो, ठीक है, ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो 3 का हम गुणा करते हैं तो 9 त्रिक 27 x प्लस 4 तिहाई, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, 4 तिहाई 12y इक्वल टू, इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा तो 6000 हो जाएगा। ओके, ये समीकरण 3 हुआ। अब समीकरण 2 में हमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करें तो 7 चौक 28x माइनस 3 चौक 12y इक्वल टू, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो ये 8000 हो जाएगा। ओके, अब आप देखो तो ये y वाला जो चर है इसके दोनों गुणांक बराबर हैं दोनों समीकरण के लिए, ये चौथा समीकरण। अब गुणांक बराबर है तो अब आप देख लो कि इन दोनों को प्लस करने से ये कटेगा या फिर माइनस करने से कटेगा। प्लस करोगे तो सिंपल प्लस हो जाएगा, कटेगा नहीं, तो हम माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे तो ये भी, मतलब माइनस करेंगे तो पता ही है, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का हुआ प्लस और ये माइनस प्लस का हुआ माइनस। ओके, ये देखो 12y माइनस में 12y प्लस में कट गया, एक चर का विलोप हो गया। इधर क्या बचा, 27 में से 28 घटाते हैं तो -x इधर बचा और -2000 इधर बचा। कुल मिला के x का मान आपको प्राप्त हुआ 2000। देखा आपने कितनी जल्दी आपने x का मान प्राप्त कर लिया। अब जैसे ही x का मान प्राप्त हुआ आप किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं पे विलोपन विधि के जितने भी नियम होते हैं सारे होते हैं समाप्त। यदि अभी भी आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया, फिर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे जरूर हमसे पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो फिर करते हैं वीडियो को समाप्त। आपको देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लगातार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो आप लगातार रिवीजन करते रहो। और ये जो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और जो वज्र गुणन विधि है, ये तीनों आपको बहुत ही सरल लगने लगेगी। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे विलोपन और प्रतिस्थापन ये दोनों बहुत ही सरल लगने लगती हैं। यदि आप कंपेयर करो कि विलोपन विधि ज़्यादा सही होता है कि प्रतिस्थापन विधि, तो ये भाई समीकरण के ऊपर डिपेंड करता है, समीकरण टू समीकरण। किसी समीकरण युग्म का हल प्रतिस्थापन विधि से जल्दी आ जाता है और किसी समीकरण युग्म का हल विलोपन विधि से जल्दी आता है। तो ये समीकरण देख के थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम किस विधि से इसे सॉल्व करें, और आप सॉल्व करते करते इतना आप सीख जाओगे। चलिए हम एक समीकरण और लेते हैं। कौन सा समीकरण ले ले, इसे ही ले लेते हैं। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, और दूसरा लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब आप मुझे बताओ कि हमें क्या करना है, हम x के गुणांक को बराबर करें कि y के गुणांक को। देख लो गुणांक बराबर नहीं है, और जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक हम नहीं प्लस कर सकते हैं नहीं घटा सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम गुणांक बराबर करेंगे। तो देखो यदि x के गुणांक को हमें बराबर करना होगा तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, और नीचे वाले में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों का 21 हो जाएगा। और यदि हमें y का गुणांक बराबर करना हो तो हम ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में, इधर से ये 6 उठा 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों के लिए ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे भी इस 6 में 5 का करेंगे तो 30, और इस 5 में 6 का करेंगे तो 30।
कंफर्म है ना। अब आप गुणा करके इसको आप सॉल्व करो। अब इसे सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई का मान आप कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कि कितने बच्चे इसका हल निकाल सकते हैं। तो फिर इतना ही है इस वीडियो में, तो फिर यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। आई होप कि आपको संपूर्ण बातें समझ में आई होगी जो भी हमने आपको बताया। और साथ ही एक बात और बता दें कि रैखिक समीकरण वाली प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसमें हमने रैखिक समीकरण संबंधित जितने भी टॉपिक की आपको आवश्यकता है 10वीं कक्षा तक फिलहाल सभी टॉपिक पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप बारी बारी से जाकर उन्हें भी देख सकते हो। तो फिर करते हैं यहीं पे वीडियो का समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।